हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कवर कर लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, एईडीओ और एएसओ के लिए रामबाण होने वाला है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को प्रश्न संख्या 1 के साथ। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्थानांतरण कृषि का नाम संबंधित राज्य, यानी कि ये जो स्थानांतरित कृषि है इसके अलग अलग नाम अलग अलग राज्य में बोले जाते हैं। तो आपने बताना है कि कौन सा नाम किस राज्य में बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला क्या है? झूमिंग खेती। ठीक है, तो ये जो झूमिंग या फिर झूम खेती है ये कहाँ हमारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हमारे उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, दहिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पेंडा हम लोग बोलते हैं इसको आंध्र प्रदेश में। और अगर हम लोग इसको पश्चिमी घाट चले जाएं, वेस्टर्न घाट चले जाएं, तो इसको हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? फर्स्ट का हमारा थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है वो बतानी है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे जो शिक्षित राज्य है वो केरल है। ठीक है, लिटरेसी रेट यहाँ की हाई है और सबसे कम बिहार राज्य की है। ठीक है, तो इसको हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो सबसे पहला केरल है और केरल के बाद जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जहाँ की लिटरेसी रेट हाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है आर्टिकल 324, आर्टिकल 356 हमारा आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी है, तीसरा 367 और चौथा 333। तो चुनाव से संबंधित इलेक्शन कमीशन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 324 में की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार के जो सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के हमारे अनुच्छेद के अंदर आते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, जो जिसमें ऑप्शन नंबर 1 कहता है आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 45 या फिर आर्टिकल नंबर 48 या फिर आर्टिकल नंबर 46। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 47। ठीक है, और आर्टिकल नंबर जो हमारा 48 है ये इसका सही आंसर है, 47 नहीं। 47 जो है ये पोषण से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर को देखेंगे ध्यान से। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे इसको हम लोग कि उनको जो है वो संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अधिकार कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। बाकी बात करेंगे महान्यायवादी की, तो आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल की बात करी गई है। और अभी के जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है, और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 16 नंबर के जो हैं हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है।
ठीक है। इसकी वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी कहता है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 कहता है 63वां संविधान संशोधन बिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है 64th संविधान संशोधन बिल। बिल पूछा गया है यहाँ पे, तो 73वें संविधान संशोधन की जो बात की गई थी वो 64th संविधान संशोधन बिल के माध्यम से की गई थी। और ये जो 73rd संविधान संशोधन है हमारा, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ये लागू हुआ था हमारा 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कमेटी की बात करूँ तो 1986 में, ठीक है, 1986 में LM सिंघवी कमेटी आई थी जिसने इसकी सिफारिश की थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इसकी चर्चा LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के रूप में स्वीकार किस चीज को किया है। तो स्वतंत्रता के बाद किस चीज को हमारे देश में अडॉप्ट किया गया है, ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को। उदारवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या फिर समाजवादी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया था ये शब्द, हमारा जो हमारे देश का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें जोड़ा गया था समाजवाद को, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। A B C D E F और G 7 लोग हैं और सातों की लंबाई अलग है। B F से लंबा है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये जो B है ये लंबा है किससे, F से। आगे देखते हैं, लेकिन A और G दोनों से छोटा है, यानी कि A और G इससे बड़े हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बना लेते हैं, A और G दोनों को साथ में रख लेते हैं। आगे बोला गया है ए केवल ई से छोटा है, यानी कि जो ए है वो किससे छोटा है, केवल और केवल ई से, यानी कि ई सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं, सी केवल डी से लंबा है, ठीक है, यानी कि ये जो सी है वो केवल और केवल डी से लंबा है, यानी कि डी सबसे छोटा है। तो हमसे पूछा गया है कि जी से लंबा कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो जी से लंबा पूछा गया है, तो जी से लंबा कौन होगा, ई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा असंगत है, यानी कि कौन सा मैच नहीं करता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग एक एक करके। ध्यान से देखिए, डब्लू, डब्लू के बाद क्या है, एक्स, यानी कि एक आगे है, और एक्स के बाद वाई जेड, यानी कि 2 आगे है, और जेड के बाद ए बी, यानी कि 2 कदम आगे है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ देखिए, क्यू के बाद आर आया है 1 अंक बाद, यहाँ टी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, जबकि वी आ चुका है। तो यही जो है हमारा गलत आंसर है, और यही जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, रीजनिंग में आपको हर एक ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, जहां आपका आंसर आ जाता है वहीं पे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप जो भी आपका आसान तरीका हो, चाहे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके, उस तरीके से आप रीजनिंग के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 343, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 216। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हमारे पास 125 आ रहा है। तो क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। 343 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 7 का। 216 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे भाई 6 का। और 125 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 5 का। तो अगला जो अंक है वो हमारे पास 4 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि 64 होना चाहिए, ठीक है। तो 64 ऐड कर लेते हैं हम लोग 443 में, सॉरी ऐड करेंगे या घटाएंगे। ये देखिए, पहले हमने क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, फिर हमने घटाया हुआ है, फिर हमने बढ़ाया हुआ है। तो अब की बार हम लोग घटाएंगे, यानी कि 443 में से 64 को घटा देंगे, तो आंसर जो है वो हमारा आएगा 379, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। रीजनिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे सवार संबंधित है सवार दल से, ऐसे ही दीमक किससे संबंधित है, ये हमको पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये जो सवार है इसके ग्रुप को हम लोग सवार दल बोलते हैं। तो दीमक के हम जो दीमक का जो हमारा मतलब टीम होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कॉलोनी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पे रीजनिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है हमसे? इसमें कौन सी संख्या गलत है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, 55 के बाद 56 यानी कि एक इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ 56 को 2 से गुणा कर दिया गया है तो 112 आ गया है। फिर इसमें एक जोड़ दिया तो 113 आ गया है। अब यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से इसमें 2 से गुणा होना चाहिए। तो अगर हम लोग 113 को 2 से गुणा करेंगे तो 226 आना चाहिए, ना कि 225। और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो 227 आ जाएगा, यानी कि 225 यहाँ पे गलत है और ऑप्शन नंबर सी 225 इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला गया है कि जैसे शिलोंग संबंधित है इससे, वैसे ही उत्तराखंड किससे संबंधित होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शिलोंग ये आई है, वन नहीं है, ये आई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए, शिलोंग एस की पोजीशन कितनी है? आप कहेंगे 19। एच की पोजीशन कितनी है? तो आप कहेंगे 8। ठीक है, आई यहाँ पे देखिए जो स्वर है उसकी जगह पे स्वर ही उतार दिया गया है, कोई मेहनत नहीं की गई है। और ये ओ है, इसको जीरो नहीं समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं? तो आप कहेंगे 2। और कौन कौन से हैं? तो वो आप कहेंगे आई और ओ। इसको पहले उतार दिया गया है। ऐसे ही उत्तराखंड में देखिए कितने वॉवल कितने स्वर हैं? तो आप कहेंगे एक यू है। ठीक है, उसके बाद एक ए आ रहा है, एक और ए आ रहा है, उसके बाद एक और आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ दिख रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। या तो ए होगा या तो अब आंसर इसका डी होगा। अब चलिए जोड़ लेते हैं बाकियों को। यहाँ पे एल की पोजीशन 12 है, यहाँ पे भी एल की पोजीशन 12 है, यहाँ पे एन जो है वो 14 नंबर पे आ रहा है और जी 7 नंबर पे आ रहा है। और इन सभी को जोड़ने पर, ठीक है, इन सभी को जोड़ने पे आ रहा है 72। और 72 में 24 और जोड़ दिया तो यहाँ पे 96 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग उत्तराखंड को जोड़ते हैं। उत्तराखंड में हम लोग कितना जोड़ेंगे? इसको इसको हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए इसको, यह हमारे टी की पोजीशन है 20, इस टी की पोजीशन है 20, आर हमारे 18 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, के 11 नंबर पे आ रहा है, एच जो है वो 8 नंबर पे आ रहा है, एन 14 पोजीशन पे आ रहा है और डी जो है वो 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 95, और 95 में 24 और जोड़ देंगे तो 119 आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? यू 3 बार ए और उसके बाद 119। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। ट्रांसपोर्ट में अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की तरह ही संख्या समान है, आगे या फिर पीछे, दोनों तरफ से देखना है। ठीक है, तो शब्द को ध्यान से देखते हैं। देखिए टी से शुरू करेंगे तो क्या हमारा टी और टी के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। चलते हैं आर पे। आर के अगल बगल ये देखिए क्या कुछ ऐसा आ रहा है वर्ड? तो आर के बाद एस आता है, उसके बाद टी आता है, तो नहीं बन रहा है। अब ए को देखेंगे तो ए के आसपास वाला भी कोई शब्द नहीं है, बी सी डी कुछ भी नहीं आ रहा है। एन को देखिए, एम एन ओ पी। ठीक है, तो एन के बाद पी भी आ रहा है और बीच में एक शब्द भी आ रहा है जिसकी जगह पे ओ आ सकता है, यानी कि ये सही है। तो पहला युग्म हमारा बन जाता है एन पी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या एन के साथ कोई और नंबर मैच कर रहा है? तो एन और आर के बीच में देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो 3 शब्द जो है वो एन और आर के बीच में आ रहा है और यहाँ पे भी 3 वर्ड है एस पी ओ। तो एक हमारा पैटर्न बन गया एन के साथ आर। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पी को देखते हैं क्या एस के आगे पीछे बन रहा है? तो एस के आगे पीछे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। पी का देखते हैं तो पी और आर के बीच कौन सा शब्द आता है? आप कहेंगे क्यू आता है और यहाँ पे भी एक शब्द है, तो तीसरा हमारा पी आर बन गया। और चौथा देखते हैं यहाँ पे हम लोग
ओ और टी के बीच में क्या आ रहा है, MNOPQRST। यहाँ पे देखिए ओ और पी, ठीक है, MNOP ये दोनों साथ में ही आ रहे हैं और अल्फाबेट में भी साथ में आते हैं। तो एक हमारा बन जाता है यहाँ पे पी और ओ। तो 4 शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें बोला गया है कि जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो इस तरीके से रिलेट करते हैं, वो हमें पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। बोला गया है जो फसल है, क्या वो मक्का है? तो ये तो हमारा गलत है। क्या अंगूर से वाइन बनता है? बिल्कुल सही। क्या पल्प से कागज बनता है? तो ये भी सही है। और लकड़ी से कुर्सी भी बन जाता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलग है और यही इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, डिबेट को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो चेंज को हम लोग कैसे लिखेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। ACTION एक्शन को कैसे लिखा गया? आप कहेंगे TXANL और I, ठीक है। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया है। ए को ऐसे लिख दिया, ठीक है, टी को इस तरफ लिख दिया, ऐसे ही आई को इस तरीके से लिख दिया और एन को इस तरीके से लिख दिया। अब सी देखिए, ऊपर से तीसरे नंबर पे आ रहा है और ऐसे ही जो एक्स है वो अल्फाबेट में नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही जो ओ है वो ऊपर से 15वें नंबर पे आ रहा है और ये जो एल है वो नीचे से 15वें नंबर पे आ रहा है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब चलिए चेंज को लिखते हैं, CHANG और E, ठीक है। तो ए को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, और सी को हम लोग तीसरे नंबर पे लिखेंगे। इसके अलावा ई को हम लोग लिखेंगे इस नंबर पे और एन को लिखेंगे इस तरीके से। तो देखिए क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कि ए से शुरू हो रहा हो? तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा नहीं है और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ए के बाद एक कदम छोड़ के सी आ रहा है। क्या यहाँ ए के बाद सी आ रहा है? नहीं, ये भी गलत आंसर है। ये देखिए हमारा सही आंसर है जिसमें ए के बाद सी आ रहा है, ठीक है। और आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एच है हमारा शुरुआत से 8वें नंबर पे आ रहा है, ऐसे ही अल्फाबेट को अगर हम लोग जेड से शुरू करेंगे तो 8वें नंबर पे एस आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि रीजनिंग में आप हमेशा सही आंसर तक पहुंचे, कई बार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, साइंस का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे। मूल रोम द्वारा जल का उद्वहन, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, बीजों का फूलना जब उनको मिट्टी में रखा जाता है, या फिर रंध्रों का खुलना। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीज जब फूलता है, जब उनको मिट्टी में रखा जाता है, तो ये एक अंतः शोषण का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पे है। पूछा गया है कौन सा वर्णक, ये भी जीएस का क्वेश्चन है, कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि लाइट एनर्जी को सीधा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा वर्णक ये ऐसा करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसा करने वाला है क्लोरोफिल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अपने स्क्रीन पे, अगेन साइंस का क्वेश्चन है। उबला हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो बॉयल वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी, ठीक है। तो जब बॉइल्ड वाटर भाप में कन्वर्ट होता है तो जल की जो इस कंडीशन में विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अनंत होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है
ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है किस चीज की? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यूटन के नियम की, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ऑप्शन नंबर सी कहता है चार्ल्स के नियम की, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊष्मा परिवर्तन के नियम की। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को हम ना ही विनाश कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। बस ऊर्जा जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी कि बदली जा सकती है। ठीक है। जैसे कि स्थैतिज से गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, इस तरीके के उदाहरण हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है, ठीक है, परमाणु का वो मॉडल जो कि जे थॉमसन ने बोला था, जिन्होंने इसमें कहा था कि परमाणु जो है एक तरबूज के आकार का है, जिसमें ये जो गोला है वो एक पॉजिटिव गोला है और तरबूज के जो बीज हैं वो ऋणात्मक रूप से इसमें धंसे हुए हैं, और ये मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। तो इसमें किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है, ये हमसे पूछा गया है परमाणु मॉडल के हिसाब से। तो इनके हिसाब से परमाणु की समग्र उदासीनता जो है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि परमाणु में समान रूप से जो इसमें जो धनावेश है, ऋणावेश है, वो इसमें वितरित रहता है। ठीक है। जे थॉमसन कहते हैं परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें जो माइनस है, यानी कि जो ऋणात्मक आवेश है, वो समान रूप से वितरित है, यानी कि उदासीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है। बाकी अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। अब अगर आपसे ये पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। तो रदरफोर्ड का नाम याद रखना है आपको प्रोटॉन की खोज के लिए। अब अगर इसमें बोल दिया जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है। तीनों नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इसको आप ट्रिक की मदद से भी याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। आगे देखिए, पी से प्रोटॉन और रॉ से रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब 9 से न्यूट्रॉन और 4 से चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों नाम आप ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है और ये इसके एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपने स्क्रीन पे कह रहा है, कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है, तो किस कंडीशन में जो शर्करा है वो सबसे ज़्यादा जल्दी से विलीन होगी, यानी कि घुलेगी? तो देखिए, कोई भी चीज़ जल्दी घुलती है जब वो गर्म होती है। ठीक है। तो हम लोग ठंडे को तो क्रॉस कर देंगे। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, अब देखिए, गर्म जल में शर्करा के क्रिस्टल, अगर आप चीनी मोटा मोटा उनको घुलाएं वो ज़्यादा टाइम लेगा, या पाउडर ज़्यादा जल्दी घुलेगा चीनी का? तो आप कहेंगे भाई पाउडर घुलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। तो आसान क्वेश्चन था, बस इसको ट्रिकी तरीके से पूछ लिया गया था। लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको हमने सॉल्व कर लिया समझ के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मैथ्स का सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरलीकृत मान क्या है ये हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, ये भिन्न वाला जो है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 4 ज़ा 20 और 20 में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 24/5। ठीक है। अब डिवाइड की जगह पर डिवाइड ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग का को सॉल्व करते हैं। का की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? गुणा का साइन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस, यहाँ पे
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग यहीं पे, 4 के पहाड़े से 2 बार में और यहाँ 2 के पहाड़े से 2 बार में और 2 के पहाड़े से 5 बार में। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 3 दूनी 6 बटा 25 और यहाँ पे 1 बटा 5। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से हमारा 3 कट गया, ठीक है। अगला स्टेप हम लिखते हैं यहाँ पे 24 बटा 5, ठीक है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। इसके अलावा प्लस में 6 बटा 25 और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 1/5। तो 3 के पहाड़े से 8 बार में कट गया तो हमारा बचा यहाँ पे 8/5, यहाँ पे बच रहा है 6 बटा 25 और यहाँ बच रहा है 1/5। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 5 के पहाड़े से 5 बार में यानी कि 8 पंचे 40 प्लस में 25 के टेबल से हमारा 1 बार में जाएगा यानी कि ये हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ 5 के पहाड़े से 5 बार में तो 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 40 प्लस 6 46 और 46 में से 1 घटा देंगे 5 घटा देंगे तो 41/25। अब 41/25 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 16 सही 25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की। बाकी अगर आपको सॉल्व करने का कोई इससे भी इजी ट्रिक आता है, आसान तरीका आ सकता है तो आप उसको करके सॉल्व कर सकते हैं। मोटिव होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर तरीका आप कैसे भी लगाएं, कोई सा भी लगाएं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर अपने स्क्रीन पे आ चुका है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, दो दोस्त हैं जिसमें एक का नाम है मोहन और दूसरे मोहित और दूसरे का नाम है रमेश। इन्होंने 5,000 इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, ठीक है। 4 महीने बाद मोहित ने अपना निवेश दोगुना कर दिया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5,000 मोहित ने लगाए और कितने महीने तक लगाए इसने, 4 महीने तक। फिर इसने क्या किया कि 4 महीने बाद अपने निवेश को दुगुना कर दिया। तो 5,000 से दुगुना हो गया 10,000, है ना। और अब इसको कितना टाइम रह गया एक वर्ष में, तो 4 महीने तक इसने इतना लगाया, बाकी के 8 महीने में इसने इतना पैसा लगाया। अब बेचारा रमेश, उसके पास तो कम ही पैसे हैं तो उसने 5,000 ही उसने पूरा साल लगाया यानी कि 12 महीने लगाए। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये लोग कितना कितना लाभ कमाएंगे अपने इस निवेश से, वो हमसे पूछा गया है। तो भाई सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसका लाभ ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 0 हमारा यहाँ कट गया, 3 0 हमने इसको भी काट लिया और 3 0 हमारा इधर भी कट गया, ठीक है। बाकी देखते हैं, 4 ये कट गया, 4 के पहाड़े से 2 बार में 8 कट गया और ये 3 बार में हमारा 12 भी कट गया। 5 को काटते हैं, 5 हमारा कंप्लीटली कट गया, यहाँ 5 की टेबल से 2 बार में और ये 5 1 बार में कट गया। तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ से क्या बच रहा है हमारा 3। तो 4 और 1 5, 5:3 इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें पॉइंट लगा दिया गया है, तो पॉइंट देख के डरना नहीं है और इसका मान ज्ञात कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, देखिए ये डिवाइड है, गलती से यहाँ पे प्लस लिखा गया, ये डिवाइड है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5.1 इसको डिवाइड करना है हमको 0.3 से, गुणा करेंगे इसको हम लोग 2.9 से, घटा लेंगे इसमें से हम लोग 32.7 और इसमें जोड़ देंगे हम लोग इसमें 12.07, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 के पहाड़े से 17 बार में, और 17 के गुणा करूं अगर मैं 2.9 से, तो पहले गुणा कर लेते हैं 17 और 29 को, तो यह आ गया 493। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पे। माइनस करना है हमको इसमें से 32.7 और जोड़ देना है इसमें 12.07। तो पहले जो जोड़ने वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं, तो 49.3 और 12.07 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 61.37 और उसमें से घटा लेंगे हम लोग 32.7, तो हमारा कितना यहाँ पे बच रहा है 28.67, ठीक है। तो 28 आ गया, इतना भी करके छोड़ सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, जहां हमसे पूछा गया है 3 बार
डिस्काउंट दिया गया है तो हमको सिंगल डिस्काउंट बताना है कि टोटल कितने का पड़ा। पहली बार हम लोग कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 रुपये का, 10% का। तो 10 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 9 में। ठीक है। दूसरी बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब भैया 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो वो 3/20 होती है, यानी कि 20 का सामान हमने 3 कम में बेचा, यानी कि 17 में बेचा। और अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% का मतलब हम सभी जानते हैं 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। यानी कि 5 का सामान है और इसको हमने 4 रुपये में बेच दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इधर काट लेते हैं, 2 के टेबल से 2 बार में और यहाँ 2 के टेबल से 10 बार में। अब देखिए क्या और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 के पहाड़ से कितनी बार में जाएगा ये, 5 बार में। अब चलिए गुना कर लेते हैं, 5 5 जा 25 और 25 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250। ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 9 दूनी 18, और 18 को 17 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, अच्छा 2 कट चुका है, 17 को 9 से गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 153। अब अंतर कितने का हुआ यहाँ पे, तो आप कहेंगे 97 का डिफरेंस है भाई। अब नीचे में हम लोग रखते हैं बेस वैल्यू यानी कि 250 और इसको गुणा करेंगे हम लोग 100 से। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 की टेबल से 4 बार में और 25 की टेबल से ये हमारा 10 बार में। फिर सिंप्लीफाई करेंगे या फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 10 हम लोग बाद में पॉइंट लगा देंगे। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28, 9 चौक 36 और 2 38, और एक 10 है तो एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 38.80। इसका सही जवाब है, यानी कि सिंगल डिस्काउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 अपने स्क्रीन पे है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसको जो स्वीकार किया गया वो किया गया था 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब है। अच्छा आपको ध्यान होगा 1885 में ही आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है, यानी कि एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का जो वितरण है वो किस प्रकार किया गया है, कौन सी अनुसूची, कौन से शेड्यूल में, अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहली जो हमारी अनुसूची है, टोटल हमारे पास 12 अनुसूची है जिसमें पहला संघ और राज्य से संबंधित है, दूसरे में सैलरी है, तीसरे में शपथ है और चौथे में एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में राज्य और संघ में जो स्थान आवंटन हुआ है इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो इसका सही जवाब है। बाकी बात करेंगे 5वें अनुसूची की, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। और बात करेंगे हम लोग अगर 6ठे अनुसूची की, तो इसमें 4 राज्यों की चर्चा की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। इसके अलावा जो 7वीं अनुसूची है हमारी वो पावर्स को बांटा गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। 8 में भाषाओं की चर्चा है। तो इस तरीके से 12 अनुसूची हैं जिसमें अलग अलग विषयों की चर्चा की गई है। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटी का प्रश्न है, एक साथ हमने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व, ठीक है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, जो कि लगातार 6 साल तक इन्होंने शासन किया, अध्यक्ष बने रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी कहता है पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी कहता है जेबी कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी कहता है एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
ठीक है। 1940 से इन्होंने लगातार शासन किया, 45 तक, 6 वर्ष तक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे, तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे। जब 1923 में दिल्ली में आईएनसी का सेशन आयोजन किया गया था, तो उस टाइम ये अध्यक्ष थे और उस टाइम इनकी जो उम्र थी वो 35 साल थी। ठीक है, तो ये हमने अबुल कलाम आज़ाद की चर्चा की। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, एक पैटर्न बनाया गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, 1857 में किस नेता ने किस क्षेत्र से लड़ाई की, इस बारे में चर्चा किया गया है। तो कुंवर सिंह बिहार से हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या लक्ष्मीबाई झांसी से हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नाना साहेब अवध से हैं, तो नहीं, अवध से ये तो नहीं है, अवध से बेगम हजरत महल थी। नाना साहेब कहाँ से थे, तो आप कहेंगे कानपुर से थे। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, तो ये भी सही है। तो हमसे सही नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पे है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज संगठन की स्थापना किस जगह पर की है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने। कब की, तो आप कहेंगे 1875 में। तो क्वेश्चन में ही आपको 2-3 पॉइंट याद हो गए। अब कहाँ की गई है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अमृतसर, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर बी कहता है मुंबई, तो ये जो हमारा मुंबई है यही सही आंसर है और सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। ठीक है, अच्छा, दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही फेमस नारा है और वो नारा है वेदों की ओर चलो। ठीक है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना, जिसको हम लोग पूजा घर कहते हैं, उसका निर्माण किया गया। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे, 1575, अगला ऑप्शन है 1679, नेक्स्ट ऑप्शन है 1675 और अगला है हमारे पास 1579। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, इबादत खाना उसने बनाया था अकबर ने 1575 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ तो पहले इसमें केवल और केवल मुस्लिम लोग पूजा करते थे, लेकिन 1578 में क्या हुआ, सभी धर्म के लोगों का इसमें जो है वो प्रवेश हो गया। वो जाके अपने अपने धर्म के अपने अपने आराध्य को याद कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जजिया कर, जजिया कर के बारे में आप सभी परिचित होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जजिया यानी कि जो नॉन मुसलमान है उस पर एक कर लगाया जाता था, जिसको हम लोग जजिया कर कहते थे, और इसको भी अकबर ने ख़त्म किया था 1564 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आईएनसी हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें थी, मोहरें जिसको हम लोग आम भाषा में आजकल कॉइन कहते हैं, सिक्के कहते हैं, वो किस चीज़ से बनी थी, ये हमसे पूछा गया है। क्या वो पक्की ईंट से बनी थी, ऑप्शन नंबर बी कहता है फाइंस से, ऑप्शन नंबर सी कहता है अंकिक से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सेल खड़ी से। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसके साथ हुई थी, यह हुई थी 1876 में। कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे कोलकाता में हुआ था। और किन किन ने मिलकर किया था, तो एक नाम तो आपने जान लिया जिसका नाम है आनंद मोहन बोस, और जो दूसरे पर्सन थे उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो हमारा इंडियन एसोसिएशन है इसका 1886 में ये मर्ज हो गया, विलय हो गया, किसके साथ विलय हो गया, आईएनसी के साथ। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना, जिसको हम लोग स्तूप कहते हैं, ये स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं, जिनको हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसकी इन्होंने जो स्थापना की थी बौद्ध धर्म की, जो स्तूप बने थे वो मौर्य वंश के कार्यकाल में बने थे, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नंद वंश की बात करूँ तो महापद नंदा जो हैं, इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो सवाल काफ़ी अच्छा है और समझाने लायक भी है। ऑप्शंस को देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी कहता है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, वैसे इनका जो पद है, नाम, वो भी बदलता गया। ठीक है, सबसे पहले ये लोग क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, पहले ये लोग क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया। उसके बाद अब ये लोग बंगाल के गवर्नर नहीं, बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लग गए। इसके बाद इन्होंने फिर अपना नाम बदला, और अब इनका जो पद है उसका नाम आ गया इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नाम अपना फिर से बदल लिया, और पूछा गया है इंडिया का वायसराय, इन्होंने अपना नाम रख लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि इंडिया का गवर्नर जनरल जो कि पहली बार बना, ये कौन बना, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हम लोग बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये हमारे जो थे वो फर्स्ट बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे, बंगाल के। ठीक है, अब देखिए आगे की चर्चा करेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाए कि लास्ट कौन थे, तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग, ये लास्ट गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। फिर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और इसके अलावा ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। रीजनिंग का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। 7 दोस्त हैं, ठीक है, जो कि वृत्ताकार मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है। अगर लोग अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो ये इनका ऊपर की ओर जो है राइट साइड होगा, और इस तरीके से इनका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 लोग बैठे हैं, तो 7 लोगों की पहले जगह बना लेते हैं। ये 2 6 और एक ये 7 लोग। ठीक है, बोला गया है कि सी, ई और एफ के ठीक बगल में है। ठीक है, यानी कि बीच में सी है और एक तरफ इसका ई और एक तरफ एफ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और ए के दाईं ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं किसको, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सी को। ठीक है, बोला है कि सी, जो ये डी है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो सी के बाएं यानी कि 1 2 3, यहाँ पे हम लोग डी को बिठाएंगे। आगे देखते हैं, ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, तो ए को हम लोग बिठाएंगे, तो ए के क्या है, ये ठीक बाईं ओर बैठा है। आगे देखते हैं हम लोग, ई, ए, ई और ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये जो ए है वो ई के दाएं में बैठा है दूसरे स्थान पे, तो ई को यहाँ बिठाते हैं, तो 2 कदम आगे ये बैठा है। आगे देखते हैं, बोल रहा था यहाँ पे कि सी जो है ये बीच में बैठा है ई और एफ के, तो सी यहाँ है, तो एफ कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं, बी, ई और ए दोनों के ठीक में बैठा है बगल में। ठीक है, तो बी जो है वो ई और ए, तो बी को हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे,
तभी ये ए और ई दोनों के बगल में बैठेगा। और आगे कह रहा है जो जी है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जी को हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। अब पूछा गया है सी और जी के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये रहा सी और ये रहा जी। इसके बगल में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे एफ बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मयूरभंज काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, खनिज के लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है। आपसे पूछा गया है कि ये किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप कहेंगे लौह अयस्क के लिए ये जो जगह है वो फेमस है, ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वाण सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? ऑप्शन नंबर ए कहता है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी कहता है भाखरा नंगल, ऑप्शन नंबर सी कहता है सोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है रिहंद परियोजना। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हीराकुंड परियोजना है ये महानदी में है, ठीक है, महानदी के ऊपर है। भाखरा नंगल जो है ये सतलज नदी के ऊपर है, ठीक है। और बात करते हैं सोन परियोजना की, तो सोन नदी है बिहार राज्य के अंदर, तो इसी पे जो है ये बाण सागर परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और अगर मैं रिहंद परियोजना की बात करूं तो रिहंद एक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये 4 इसके एक्सप्लेनेशन थे, और जो इसका सही जवाब है बाण सागर वो सोन परियोजना पे है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। इस पैटर्न को कौन सा अक्षर पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली किस तरीके से है, ये देखिए यहाँ पे कट बनाया गया है, यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो यहाँ पे भी क्रॉस आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया। चलते हैं अगला, ये देखिए यहाँ पे गोल बनाया गया है ना, गोल बनाया गया है, तो ये हमारा स्क्वायर अपने आप खत्म हो गया। चलते हैं आगे, बिल्कुल गोल के बीच से यहाँ पे पंखुड़ी निकाली गई है, ठीक है, गोल के एकदम बीच से यहाँ पे पंखुड़ी निकाली गई है और दोनों तरफ पंखुड़ी निकाली गई है। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे भी डिज़ाइन करेंगे, तो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ आ रहा है और ये केवल एक तरफ है, ठीक है, इधर इस तरीके से नहीं बनाया गया, तो ये भी हमारा गलत जवाब है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, मैथ्स का सवाल है, इसमें इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कौन सा ऑप्शन को इसको सही रखने पे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है 16। अब स्टार की जगह पे क्या करना है, भाग देना है, तो लिख लेते हैं भाग 4, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है हमको किससे, 20 से। उसके बाद हमको जोड़ना है इसमें 82, ठीक है, और बराबर फिर हमें क्या करना है 14 लाना है, उसमें से घटाना है 148, ठीक है। तो ये देखिए 4 के पहाड़े से 5 बार में कट गया, 16 पंचे 80, और ये भी प्लस का है, ठीक है, यानी कि 162 यहाँ पे प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ तो घटा जो है वो अगर घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं है। बी चेक करते हैं, बी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, फिर इसको भाग करेंगे 4 से, है ना, जोड़ेंगे फिर इसमें हम लोग कितना, तो आप कहेंगे 20 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 82, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो है क्या इस तरीके से सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बार में, तो यहाँ पे 20 में 24 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 82 जोड़ेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पे सॉल्व करते हुए। तो हमारे पास क्या है 16, 16 को हमने क्या किया, गुणा किया 4 से, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग भाग करेंगे 20 से, जब इसको हम लोग भाग करेंगे 20 से तो ये हमारा डिवाइड में 5 आ जाएगा। अब 5 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ट्राई करते हैं, 16, 16 को भाग करेंगे 4 से, ठीक है। अब इस स्टार की जगह हम लोग गुणा करेंगे इसको 20 से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें जोड़ेंगे कितना 82, और उसके बाद हम लोग इसमें से घटाएंगे 14, और ऐसे करके आंसर आना चाहिए 148।
148। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 के पहाड़े से 4 बार में 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, ठीक है। और 80 को हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग अगर जोड़ते हैं तो आ जाता है 162, और 162 में से अगर हम लोग घटाते हैं 14 तो 148 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार डेटा जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया गया। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। पहले डेटा आसान था तो हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिया था। अब यहाँ पे डेटा थोड़ा सा टफ है, तो हम लोग सिंपल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। 100 रुपये का सामान था और 29 कम यानी कि 71 में बेचा, ठीक है। फिर 100 रुपये का सामान था और उसको हमने 28% डिस्काउंट पे बेचा यानी कि 72 रुपये में बेचा। फिर 100 रुपये का सामान था और उसको हमने 13 कम यानी कि 87 रुपये में बेचा। अब देखिए सामान कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 6 जीरो लगा दो, है ना। और यहाँ पे कितना होगा, तो इन तीनों को गुणा करने पे आएगा हमारे पास 444744, ठीक है। अंतर कितने का है, तो आप लोग कहेंगे भाई अंतर आ रहा है 55, 52 और 56 का, ठीक है। भाग करेंगे इसको हम लोग 6 जीरो से, तो 6 जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लग जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 55 पॉइंट जो है वो इसका सही जवाब है। और 55 पॉइंट आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। 52 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 53 लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अपने स्क्रीन पे रीजनिंग का सवाल है। देखिए M2N का मतलब है MN का पति है, 4 का मतलब है MN की पत्नी है, 6 का मतलब है MN की बहन है, और M8N का मतलब है MN का भाई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P2Q, तो P2Q का मतलब क्या है कि ये जो P है, ठीक है, ये MN का पति है। ऐसे ही जो P है वो Q का पति होगा। तो ये जो P है ये क्या है, पति है। किसका पति है, Q का, ठीक है। तो Q इसकी पत्नी है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। आगे देखिए Q 6R, और 6 का मतलब क्या है, MN की बहन है, यानी कि Q जो है ये बहन है किसकी, किसकी बहन है, ये R की, ठीक है। आगे क्या है R6S, यानी कि R जो है ये बहन है किसकी, ये बहन है हमारी S की, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है S की माँ का P से क्या संबंध है। तो S की माँ, अगर ये S की माँ है तो ये R की भी माँ होगी और ये Q की भी माँ होगी। तो इसका P से क्या संबंध है, तो भाई ये इसकी सास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो पहले छोटे वाले गिन लेते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये 4, और एक इस बड़े वाले को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। ऐसे ही ये 6, ये वाला 7, 8, 9 और एक इस बड़े वाले को जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। तो 10 तो हमारे ये हो गए प्लस। अब इन बड़ों वालों को जोड़ लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये वाला बॉक्स 17 और ये वाला बॉक्स 18, ये 19 और ये 20, ठीक है। अब एक बड़े वाले को जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 और नीचे से जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 22, यानी कि कुल 22 वर्ग हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है इसका अगला शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए 114, उसके बाद कितना आ रहा है 222 आ रहा है, उसके बाद 330 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 438 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, ये आप कहेंगे 8, और ये 1 में से हमारा 1 चला गया तो ये आ गया हमारे पास से 0, और 2 में से 1 गया 108। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 8, यहाँ पे हमारा 3 में से
हमारे 2 में से 2 चला गया तो 0 और ये 8, यानी कि 108 का अंतर आ रहा है। तो इसमें हम लोग 108 जोड़ देंगे तो 8 और 8 16, और 16 इकाई वाला एक ही अंक है हमारे पास 546 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। अदिश राशि है कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका परिमाण तो होता है, ठीक है, जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और सदिश फिर किसको बोलेंगे, जिसका परिमाण भी है और दिशा भी है वो सदिश है, जिसका दिशा नहीं है वो अदिश है। ठीक है, तो अदिश कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो तापमान है, टेम्परेचर है, इसकी कोई दिशा नहीं होती और यही इसका जो है वो सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। पहला ऑप्शन कहता है हमारे पास यांग तजी, ठीक है, ये गलत लिख गया है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं यांग तजी, ठीक है, आधा तो और जौ पे बड़ी ई की मात्रा, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है नील, ऑप्शन नंबर सी कहता है पीली नदी, ऑप्शन नंबर डी कहता है पराना नदी। ठीक है, तो देखिए विश्व की अगर सबसे लंबी पूछे, लॉन्गेस्ट पूछे विश्व की, तो वो होगी नील। ठीक है, अब अगर विश्व में दूसरे नंबर पे पूछे तो हम लोग बोलेंगे अमेजन। ठीक है, अब विश्व में अगर तीसरे नंबर पे पूछे तो हम लोग बोलेंगे यांग तजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, अब अगर पूछे कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी विश्व में, तो वो रोई नदी है जो कि यूएसए के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 22-23 में हुआ था, इसके हिसाब से बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि एक सीमित समय में 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई जन्म के दौरान, उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो 2022-23 के सर्वे के हिसाब से पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 29 विल बी द राइट आंसर। देखेंगे आज का 49 नंबर का क्वेश्चन। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण कराना, घोषणा करना कौन करता है ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग इसको भली भांति जानते हैं, हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो चुनाव है वो निरपेक्ष है। ठीक है, किसी को सपोर्ट नहीं करता है, और ये एक जो है वो अपना वैधानिक आयोग है, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है, और इसके पास स्वतंत्र चुनाव कराने की भी शक्ति है बिना किसी भेदभाव पक्षपात के। तो आंसर नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें हाल में 3 मेंबर हैं, 3 जो है वो मेंबर का समूह है। निर्वाचन आयोग इसका सही जवाब है, और आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे, मैथ्स का सवाल है। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो सविता है इसकी उम्र को हम लोग x मान लेते हैं, तो रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना, यानी कि 5x। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद, अब 7 साल बाद क्या होगा, 7 साल बाद हम भी 7 साल बड़े हो जाएंगे, तो सविता भी 7 साल बड़ी होगी और रहीम भी 7 साल बड़ा होगा। ठीक है, तो 7 साल बाद जो रहीम है, तो रहीम की अभी की एज है 5x, इसमें 7 जोड़ देंगे और सविता भी 7 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब से 7 वर्ष बाद रहीम की जो एज है वो सविता की एज की, यानी कि x + 7 की 3 गुनी हो जाएगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है ये हमसे पूछा गया है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 5x + 7, यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, 5x में से हम लोग 3x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x, और 21 में से 7 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 14, यानी कि x का मान हमारा आ रहा है 14/2, यानी कि 7। तो ये तो सविता की आयु आ गई, हमसे रहीम का पूछा गया है, तो इसको चलिए 5 से गुणा कर देते हैं।
ठीक है, 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 पंचे 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 50 क्वेश्चंस फिर से कंप्लीट कर लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आगे भी कॉन्टिन्यूसली आपको सेट जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।